दोस्तों नमस्कार। सियासत में कौन सा दांव कब चल जाए और वही दांव कब फेल हो जाए, यह संकट शायद बीजेपी के सामने कर्नाटक चुनाव को लेकर आकर खड़ा हो गया है। सावरकर का दांव क्या कर्नाटक में चल जाएगा? यह वही सावरकर है जिनके जरिए आरएसएस के भीतर हमेशा से सवाल रहा कि सावरकरवाद क्यों, हेडगेवारवाद क्यों नहीं, गुरु गोलवलकरवाद क्यों नहीं, सावरकरवाद ही क्यों चलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, सावरकर का दांव मौजूदा वक्त में आरएसएस के मद्देनजर यह हर कोई मानकर चल रहा है कि दरअसल हिंदू महासभा और आरएसएस अलग नहीं थी। लेकिन कर्नाटक के राजनीतिक बिसात को जरा समझ लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं और बार बार वह सावरकरवाद का जिक्र माफी वीर के तौर पर जब कर रहे हैं तो उन पर हमला कौन करे। और उनका हमला लगातार तीखा और कहीं ज्यादा उग्र अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। कई शब्दों के आश्रय बीजेपी बार बार डिफेंसिव मोड में आ जाती है, लेकिन वह मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साध नहीं सकती है, क्योंकि उसे भी पता है मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समुदाय से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, कर्नाटक के भीतर उसकी राजनीतिक जमीन कितनी पुख्ता है। दूसरा सवाल यह है, क्या वाकई बीजेपी के सामने नया संकट कर्नाटक को लेकर यह खड़ा हो चला है कि वहां के करप्शन भरे हालात, मुख्यमंत्री का, वहां जो बहुमई मुख्यमंत्री है उनका बीजेपी से इससे पहले ना जुड़ा होना, आरएसएस के साथ उनके कोई ताल्लुकात ना होने, बहुमई के पिता जनता दल के साथ जुड़े थे जो एक वक्त बीजेपी का विरोध करते थे, क्या ये सारी परिस्थितियां कर्नाटक को लेकर दिल्ली में मुश्किल पैदा तो नहीं कर रही है? आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इन पन्नों को आज खोलने की जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव सबसे पहले होने हैं। सबसे पहले से मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी पहले। और कर्नाटक के भीतर से पदयात्रा निकल चुकी है। उस पदयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो राहुल गांधी ने पढ़ा वह सीधे आरएसएस पर निशाना साधना और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस की उस विचारधारा को सामने रखना जो विचारधारा मौजूदा कांग्रेसियों के कांधे पर सवार नहीं है, बल्कि उनकी जमी वो रही है और इस वक्त वह भूल चुके हैं। यानी कांग्रेस ने दोहरी चाल चली है। एक तरफ पदयात्रा के जरिए कर्नाटक के भीतर के करप्शन और वहां पर कमीशन खोर सरकार के तौर पर सीधे सीधे बहुमई सरकार या कहें बीजेपी की सत्ता को कटघरे में खड़ा किया। दूसरी तरफ विचारधारा के आश्रय निशाने पर सावरकर को लिया, आरएसएस को लिया। इन दो परिस्थितियों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जातियों के आश्रय अब वो कई कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। येदियुरप्पा की जो स्थिति है, और राजनीतिक तौर पर येदियुरप्पा तो 2021 में तभी नाराज हो गए थे जब उनसे कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए क्योंकि आप बुजुर्ग हो गए हैं और पार्टी का नियम है। लेकिन उन्हीं बुजुर्ग को संसदीय बोर्ड में लाकर अपनी विवशता या कहें अपनी मजबूरी को दिल्ली के हाईकमान ने जतला दिया कि येदियुरप्पा के बगैर कर्नाटक जीत नहीं सकते हैं। तो क्या येदियुरप्पा इन बातों को भूल चुके हैं? कई परिस्थितियां दरअसल कर्नाटक के भीतर पहली बार बीजेपी को इसलिए मुश्किल में डाल रही है क्योंकि जिस विचारधारा के आश्रय अभी तक वह राहुल गांधी या गांधी परिवार पर हमला कर देते थे, इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे सामने खड़े हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, राजनीतिक तौर पर बड़ा तीखा हमला कर रहे हैं और सावरकरवाद को माफी वीर से जोड़ रहे हैं। और उसी के समकक्ष वो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी कटघरे में यह कहकर खड़ा कर रहे हैं कि सावरकर तो आप ही के हैं। आरएसएस के भीतर इस बात को लेकर अंतर्द्वंद है कि आखिर बीजेपी ने सावरकर को क्यों उठाया, और सावरकर के उग्र तेवर जिस हिंदुत्व के आश्रय वह चलते थे, उस वक्त भी गुरु गोलवलकर हो या हेडगेवार, उन्होंने खुले तौर पर सावरकर का समर्थन नहीं किया। सावरकर के हिंदुत्व का लाभ आरएसएस को जरूर मिला। और बहुमई जो कि संघ से निकले हुए नहीं है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो संघ से नहीं पूछा गया। यानी बीजेपी के भीतर भी आरएसएस के अंतर्विरोध ने बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ा कर दी है कि वह अगर बीजेपी के इस चुनावी रणनीति में साथ खड़ा ना हो तब क्या होगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ के भीतर अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि 2003 में पार्लियामेंट के भीतर सावरकर के पोर्ट्रेट को जब लगाया गया तो उस वक्त अडवाणी जी मानकर चल रहे थे कि दरअसल सावरकर के जरिए चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी के भीतर कई सवाल उठे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिर सहमति जताई, लेकिन 2004 में शाइनिंग इंडिया के चक्कर में सावरकर का पोर्ट्रेट जो पार्लियामेंट में लगा वह भी काम नहीं आया। चंद महीनों के भीतर महाराष्ट्र की विधानसभा में पोर्ट्रेट लगाया गया सावरकर का, यह सोचकर कि दरअसल बीजेपी को जीत मिल जाएगी, लेकिन वहां भी हार मिली। अब सवाल यह है कि कर्नाटक की विधानसभा के भीतर जब सावरकर के पोर्ट्रेट को लगाया गया है और कांग्रेस अब खुले तौर पर कह रही है कि दरअसल हम करप्शन का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम गवर्नेंस का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम लोगों के परेशानी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, उसके दायरे में महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है, और कर्नाटक खुद अपने आप में जिस राज्य के तहत अपनी विकास दर को जीता है या वहां के लोगों की जो मानसिकता है उस ढांचे में सावरकर फिट बैठते नहीं है। तो क्या सावरकर का पासा बीजेपी को मुश्किल में डाल रहा है? और लगातार न सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर बल्कि रैलियों में भी अब खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ ही राहुल गांधी भी सावरकर को लेकर संघ पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। तीन सवाल बहुत साफ हैं। कांग्रेस की रणनीति विचारधारा को जीवित करने की है। कांग्रेस की रणनीति विचारधारा के साथ लीडरशिप को डेवलप करने की है और लीडरशिप के साथ वह कैडर को डेवलप करना चाहते हैं। यह तीनों परिस्थितियां कर्नाटक के भीतर एक लिहाज से बहुत शानदार तरीके से पदयात्रा के दौर में नजर आई। तो क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि पदयात्रा निकलने के बाद और सावरकरवाद की थ्योरी के साथ जो राज्य के सामने लोगों को लेकर मुश्किलें हैं उनका रास्ता वो तलाश नहीं रही है? क्योंकि अगर आप चुनावी प्रक्रिया को भी समझें तो 2013 में बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस जीती थी, अपने बूते उसने सत्ता बनाई थी। उस दौर में ध्यान दीजिए तो 122 सीटें कांग्रेस को मिली थी कुल 224 में से, यानी अपने बूते सत्ता। उसके बाद 2018 के चुनाव में उसने 80 सीट जीती, उनके साथ जेडीएस आ गई। जेडीएस की भी 37-38 सीटें थी, दोनों साथ मिल गए और दोनों ने सरकार बना ली। 2.5 दिन तक येदियुरप्पा ही थे जो कि राज्यपाल के पास ये कहकर गए कि दरअसल हमारी 104 सीटें हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ही हैं, तो हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राज्यपाल ने उनकी बात मानी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता, राज्यपाल अपना, ठुकराए कौन। तो सत्ता मिल गई, लेकिन 2.5 दिन के भीतर वो सरकार गिर गई क्योंकि बहुमत जुगाड़ हो नहीं पाया। और उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने जेडीएस के हाथों दे दिया देवगौड़ा जी के बेटे को। लेकिन यह सरकार को गिराने के लिए जो जोड़ तोड़ येदियुरप्पा ने किया और उसका पूरा खुला साथ दिल्ली से दिया गया, सत्ता पलट गई और कांग्रेस और जेडीएस की सत्ता टूट गई। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 119 विधायक हैं, 2 निर्दलीय 7 हैं, यानी 121 यहीं पर हो गए। कांग्रेस 80 से घटकर 68 पे आ गई, जेडीएस 38 से घटकर 38 से घटकर 32 पे आ गई और वो 80 से घटकर 68 पर आ गई। सारा लाभ बाई इलेक्शन में बीजेपी को हो गया। लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रम 3 बातों को बीजेपी के भीतर परेशान कर रहे हैं। पहला, चुनाव कर्नाटक में होना है और कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीत गई तो यह आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने जिन तिकड़मों के आसरे और सहयोग और किसी का नहीं, ठीक उसी तरीके से दिल्ली का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और शिवराज सिंह चौहान सामने, यानी कर्नाटक का रिप्ले किया गया मध्य प्रदेश में। और अगर कर्नाटक के भीतर अब यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है कि सावरकरवाद नहीं चलेगा, बोहमई नहीं चलेंगे, आरएसएस भी कह रही है ये दोनों नहीं चलेंगे, और वहां पर जो मुश्किल हालात है उसके लिए आप रास्ता तलाश नहीं रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की स्थिति नाजुक हो जाएगी चुनाव को लेकर? और जो कयास राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं,
क्या उस पर भी सीधा हमला होगा, जो मानकर चल रहे हैं कि दरअसल राजस्थान तो गहलोत और पायलट के चक्कर में बीजेपी को मिल जाएगा, तो वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी दो दो हाथ दिल्ली से करने को तैयार खड़ी है। अब आइए असल खेल पे। ये असल खेल शायद सावरकर और आरएसएस से कहीं आगे की परिस्थितियों की एक ऐसी लकीर खींच रहा है जिसके दायरे में कोई दूसरा नेता नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि आजादी का जिक्र हो या इस देश को लेकर शहीद होने का जिक्र, वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है। बीजेपी के घर का कोई कुत्ता भी इस तरीके से शहीद नहीं हो पाया। सवाल था कि कुत्ते का जिक्र क्यों हुआ। उसके रिएक्शन और रिफिकल्शन अगर कर्नाटक के भीतर के राजनीतिक लोगों से पूछे या वहां पर आम लोगों से पूछे, तो वह भी 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उस समय उनके इंटरव्यू को हर कोई याद कर रहे हैं, क्योंकि राइटर्स ने यह इंटरव्यू लिया था उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनसे पूछा गया था सवाल में कि 2002 के दंगों का जिक्र अगर इस 2014 के लोकसभा चुनाव में हो रहा है तो क्या आप कटघरे में खड़े हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि मैं एक कहानी सुनाता हूं, गाड़ी के पीछे बैठा हूं, गाड़ी चल रही है और एक कुत्ते का पिल्ला आ गया, वह गाड़ी के नीचे आकर दब गया, और दब जाए तो मुझे भी दुख होगा, क्योंकि मैं भी मानवीय तौर पर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मेरी भी भावनाएं हैं। उस वक्त यह सवाल हुआ था कि क्या आप एक विशेष समुदाय को कुत्ते के पिल्ले से तुलना तो नहीं कर रहे हैं, और मौजूदा वक्त में उसी को दूसरी दिशा में लेकर आइए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले रावण कहा और अब जिक्र कुत्ते का हो रहा है, तो क्या यह भारत की राजनीति के भीतर सीधे हमले करना और विभत्स तरीके से करना यह नजर आ रहा है, या फिर बीजेपी की ही राजनीति को उसी के कटघरे में खड़ा करके उसी की राजनीति को कुंद करने का एक नया तरीका खड़गे के जरिए कांग्रेस ने निकाला है। क्योंकि अगर इस बात का जिक्र राहुल गांधी करें, गांधी परिवार करे, तो जातीय तौर पर और वर्ग के तौर पर भी, यानी गरीब और रईसी का भी जिक्र होता है, उस तौर पे भी उस परिवार को कटघरे में खड़ा करने से बीजेपी चूकेगी नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज से चुनाव नहीं जीतते आए हैं। सोचिए, 9 बार जिसने विधानसभा चुनाव जीता हो, 6 बार राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे हो, और वहां की परिस्थिति के बाद अब वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर हो, और इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर हो, 80 बरस की उम्र हो, निशाने पर, और दलित समुदाय से आते हो, बीजेपी निशाने पर कैसे ले सकती है। मुस्लिमों की तादाद, दलितों की तादाद और वर्ग विशेष को लेकर अगर आप डी शिव कुमार और सिद्धारमैया को जोड़ रहे हैं वहां पर कांग्रेस के नेताओं को, तो इनको भी जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो जातीय समीकरण भी जिसमें दलित और मुस्लिमों का छौंक लगा होगा, यह बीजेपी के हक में जाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस अब स्ट्रेटजिकली जानबूझकर क्रिएट कर रही है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि बीजेपी की राजनीति को उसी की राजनीति के जरिए कैसे मात देनी है, या फिर दो तरफा तरीके से, एक तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें नफरत और घृणा को लेकर कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सीधे तौर पर बीजेपी के नेता को ही कटघरे में न सिर्फ खड़ा करना बल्कि सीधा शब्दों के आसरे हमला कर देना। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का पूरा ऑरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑरे के इर्द गिर्द जाकर खड़ा हो गया है, और आरएसएस की शालीनता कहिए, उसकी खामोशी कहिए या उसकी मजबूरी कहिए, वह भी पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणनीति के दायरे में आकर फंस चुका है। उसको इस बात का एहसास कराया गया है कि दरअसल सत्ता नहीं रहेगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, और सत्ता रहेगी तो मलाई भी रहेगी, और आप अपने कैडर को बढ़ा सकते हैं, शाखाओं को बढ़ा सकते हैं, अपनी विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह परिस्थिति जो केरल से शुरू हुई और केरल के भीतर आरएसएस की निकर को सुलगते हुए जब दिखाया गया, जहां पर सबसे ज्यादा शाखाएं आरएसएस की समूचे देश में कहीं पर है तो केरल में है,
उसका असर कर्नाटक में भी दिखाई दिया और कर्नाटक में एक झटके में 25% 30% की कमीशन खोर सरकार का जिक्र करते हुए कर्नाटक की उन शब्दों को राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने सतह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कर्नाटक के लोग इतने करप्शन के आदी नहीं थे, जहां सिस्टम ही करप्शन का हिस्सा बन जाए। अब इसके बाद था, क्या वाकई कांग्रेस कर्नाटक को साधने की दिशा में बढ़ चुकी है, या वहां की स्थिति बतलाती है कि बीजेपी के पास जो संघ का ब्रह्मास्त्र है, जिसमें हिंदुत्व के शब्द हैं, उसमें सावरकरवाद ने एक नई परिस्थितियों को पैदा किया है। तो पहली बार आरएसएस के भीतर तीन सवाल बहुत साफ तौर पर हैं। पहला सवाल, हिंदू महासभा के जरिए जनसंघ नहीं बना और बाद में जनसंघ बीजेपी में जो कन्वर्ट हुआ उसमें हिंदू महासभा का कोई योगदान नहीं था। वैचारिक तौर पर हेडगेवार की जो सोच थी वह सोच मेल नहीं खाती थी हिंदू महासभा से या सावरकर से। सावरकर के उग्र हिंदुत्व को लेकर उनके पीछे चलते हुए हेडगेवार ने आरएसएस को खड़ा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजनीतिक तौर पर वह उस पीरियड में उतने सफल नहीं हो पाए। बाद में ऑर्गेनाइजेशनली गुरु गोलवलकर ने ही इस देश के भीतर में आरएसएस को खड़ा किया, जिसमें हिंदू महासभा उस रूप में उनके साथ खड़ी नहीं थी। और तीसरा सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी का कैडर और आरएसएस के स्वयंसेवक दोनों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी अपने विचारधारा को लेकर, अपनी राजनीतिक जमी को लेकर और जिस तरीके से वह चुनाव लड़ती चली आई है, वह सारी चीजें 2023 में उसे खारिज नजर आ रही है। क्योंकि येदियुरप्पा से कुर्सी छीनने के बाद ही एक बड़ा सवाल यह था कि येदियुरप्पा जिस समुदाय से आते हैं और उनकी जो राजनीतिक पकड़ दक्षिण भारत में बीजेपी का दरवाजा खोल चुकी है, उनको जब आपने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया उम्र के लिहाज से, तो संसदीय बोर्ड में लाकर आप क्या कमाल कर लेंगे। दूसरा सवाल है, कर्नाटक के उद्योगपति हो या पैसे वाले लोग हो, वो जानते हैं कि नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उससे पहले भी उनकी घुसपैठ महाराष्ट्र के जरिए कर्नाटक के कई इलाकों में बाखूबी रही है, लेकिन वह प्रोजेक्ट्स के जरिए रही है, काम के जरिए रही है। गडकरी को दिल्ली में हाशिए पर ढकेलना, येदियुरप्पा को लेकर आना, येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना, बोम्मई को लेकर आना, आरएसएस से सलाह मशविरा नहीं करना और सावरकरवाद को उभार करके तमाम मुद्दों को दरकिनार करने की सोचना। बीजेपी की यह रणनीति दिल्ली में तो काम कर जाएगी यार, फिर राष्ट्रीय तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे कर्नाटक का चुनाव लड़ा जा सकता है? यह सवाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आसरे कर्नाटक के वोटरों को अगर आप समझे तो उस पीरियड में चले जाइए जिस समय जेडीएस और कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 2018 में। उस वक्त 38% वोट कांग्रेस को मिले और लगभग 18% वोट जेडीएस को मिले, 36% वोट ही बीजेपी को मिले थे। अगर विधानसभा की भीतर की परिस्थितियों को आप समझें तो मौजूदा वक्त में अगर मुस्लिम, दलित और वहां की जातीय समीकरण जो मौजूदा स्थिति में बीजेपी के साथ भी आकर खड़ी हो जाए तो ये 36% जो है एक झटके में आपको 28% पे ले आता है। तो यहां पर आपको चुनावी जीत कैसे मिलेगी? यानी अब आपको कोई तुरुप का पत्ता चाहिए, अब आपको कोई ब्रह्मास्त्र चाहिए कर्नाटक की राजनीति में सेंध लगाने के लिए या सत्ता बरकरार रखने के लिए। और अगर हिमाचल की तर्ज पर यह सोच रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर हम गुजरात यहां जीत गए और दूसरी तरफ कर्नाटक उसी दिशा में आ जाए तो उसके बाद तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत ही जाएंगे, तो कर्नाटक के भीतर यह सवाल है कि दरअसल आपने जो राजनीतिक तिकड़मे येदियुरप्पा की पूंजी हो, उस पर वरदहस्त प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का हो, और राजनीतिक आश्रय से जो विधायकों की खरीद फरोख्त की गई 2019 में और सत्ता एक झटके में पलट गई, उसको लेकर आज भी कर्नाटक में यह सवाल है कि कैसे उस राजनीति को मान्यता दी जा सकती है जिसने घुसपैठ की या जिसने सेंध लगाई कांग्रेस की राजनीति में विचारधारा को लेकर।
वह आरएसएस की विचारधारा थी जो केरल से घुस रही थी, जहां पर संघ की शाखाएं थी। लेकिन एक झटके में कर्नाटक का गवर्नेंस आरएसएस को दरकिनार कर देता है और विचारधारा के तौर पर आरएसएस की सोच कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए पहली बार संघ के बड़े स्वयंसेवक ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल आरएसएस की हाईकमान जो है वह शिथिल हो गई है, वह मोदी गवर्नेंस के छांव तले आ गई है, जबकि यह उल्टा होना चाहिए था। यह तमाम राज्यों में नजर आ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि जिस बिसात को कर्नाटक को लेकर बिछाने की कोशिश मोदी और अमित शाह करते, उसमें पहली सेंध मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस ने लगाई। दूसरी परिस्थिति संघ के कंट्रडिक्शन ने लगाई। तीसरी परिस्थिति वहां के गवर्नेंस के तौर तरीकों ने लगाई। और चौथी परिस्थिति राष्ट्रीय तौर पर इस देश की आर्थिक स्थितियां जो हैं उसके हिसाब से भारत के भीतर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर आप विदेशी पूंजी को भी देखें तो वो कर्नाटक तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह क्या बीजेपी ने मान ली है कि दरअसल महाराष्ट्र को बचाना है और महाराष्ट्र को अपने साथ रखना है, और गुजरात को बचाना था तो महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स को उन्होंने गुजरात शिफ्ट कर दिया। और क्या ये महाराष्ट्र और गुजरात की राजनीति को साधने के तरीके थे, जिसमें एक झटके में कर्नाटक हाशिए पर चला गया और आखिरी मंत्र के तौर पर यह विधानसभा में सावरकर को ले आए? यह सवाल महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों को परेशान कर रहा है। तो तीन सवालों के साथ आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बार कर्नाटक की राजनीति को लेकर बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के सामने भी कोई बिसात नहीं है। पहली बार आरएसएस रूठा हुआ है कि आपने आरएसएस का जिक्र नहीं करके हिंदू महासभा और सावरकरवाद को संघ के भीतर से उभार करने की कोशिश क्यों की है। और तीसरी बात, जिस राजनीतिक प्रक्रिया में कांग्रेस अभी तक हाशिए पर थी, उसने एक के बाद एक जो सवाल पदयात्रा में, रैली के दौर में हो या पार्लियामेंट के भीतर, तेवर के साथ उन्हीं मुद्दों को रखने की प्रक्रिया हो, जैसे कुत्ता भी आपके घर का शहीद नहीं हुआ, जो कि आज़ादी के वक्त और उसके बाद की परिस्थितियों में कांग्रेस के जितने लोग मारे गए या शहीद हो गए। इन बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर भी जब होने लगे और बीजेपी उसी के जरिए कांग्रेस को घेरना चाहे, तो मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस की बिसात पर बीजेपी को अब चलना पड़ रहा है। अभी तक खेल उल्टा होता था, अब यह और उलट गया है। और कांग्रेस जिस प्लेग्राउंड को बना रही है राजनीतिक तौर पर, बीजेपी को उस पे खेलना मजबूरी है। यह शुरुआत की एक शह है। मात का इंतजार आपको 3-4 महीने के लिए करना होगा, लेकिन एक नई बिसात ये बिछ रही है जो खुले तौर पर अब नजर आने लगी है और बेचैनी दिल्ली में बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।